बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज आपसे बहुत सी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे इन चीज़ों का जिनके बारे में ज़्यादातर हम बात नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप करंट स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं जो आप तक लेकर आना ज़रूरी है। आप हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख रहे हैं, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक लाइव की सहूलत से भी देख सकते हैं ऑन द पेजेस ऑफ PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल। तो आपसे सबसे पहले हम बात करेंगे 17वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ कप की 2024 जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट था, 300 से ज़्यादा गोल्फर्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें जूनियर्स की कैटेगरी भी शामिल थी। और बड़ा ज़रूरी है कि जब आप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गोल्फ प्लेयर्स की बात करें, जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान में गोल्फ का, तो उसको भी आज हम डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आपको इस टूर्नामेंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपसे क्रिकेट पर गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वन इंटरनेशनल एडिलेड ओवल में खेला जाना है। दोनों टीम्स की प्रैक्टिस जो है वो जारी है। पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं, उनके बारे में भी आपको आगाज़ ज़रूर करेंगे। और उसके बाद आपसे हमने बात करनी है डिटेल में पाकिस्तान शाहीन्स की जो सीरीज़ आ रही है श्रीलंका ए के खिलाफ, उसके लिए मोहम्मद हुरैरा को कप्तान नामजद किया गया है। दोनों फॉर्मेट्स जो रेड बॉल और वाइट बॉल का फॉर्मेट है, तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आगाज़ हमने करना है 17वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ कप के बारे में आपको बताना भी है और इसके बारे में जानना है ओवरऑल टूर्नामेंट का आउटलुक कैसा था, इस तमाम मेरे ख्याल से पूरी कैंपेन ये कैसी रही। उस गोल्फ कोर्स की भी बात करनी है जो मागला ग्रीन्स गोल्फ कोर्स है इस्लामाबाद में। द क्लब इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आप वाकिफ़ हैं, अगर आप नहीं भी वाकिफ़, तो आप ज़रूर एक बार जाके देखिएगा कि क्या शानदार फैसिलिटी है जो कि गोल्फ के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है। आज एक बहुत ख़ास मेहमान है जो हमें हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्लब सेक्रेटरी हैं मागला ग्रीन्स गोल्फ क्लब के, जनाब कॉमोडोर रिटायर्ड माजिद सती साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, हूँ, आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद हो सर। मेरे ख्याल से अगर हम ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा हाइप रही है इस टूर्नामेंट की, और मेरी आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई थी कि बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स रहे हैं। तो इन नंबर्स के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गोल्फ का गेम पाकिस्तान में अब काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो गोल्फर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि गोल्फ कोर्सेज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं ओवर द ईयर्स। तो इसी हिसाब से फिर जो हमारा ये एमेचर्स का टूर्नामेंट होता है मागला ग्रीन्स गोल्फ क्लब में, ये हमारा पाकिस्तान नेवी का फ्लैगशिप टूर्नामेंट है। तो उसी हिसाब से इसकी फिर तैयारियां की जाती हैं, और कोशिश यही होती है कि पूरे पाकिस्तान से जो बेस्ट गोल्फर्स हैं, एमेचर गोल्फर्स हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाए और वो आएँ और अपना खेल पेश करें यहाँ पे। वैसे तो गोल्फर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि इसकी टाइम लिमिट है, उस हिसाब से इसको प्लान करना पड़ता है। तो इस दफ़ा हमने लिमिटेड गोल्फर्स, लिमिटेड वंस से तो हैंडीकैप 9 एंड बिलो एमेचर्स को बुलाया था। 3 दिन का उनका 54 होल्स का मैच था, और 9 होल्स एंड बिलो मींस के दे आर प्रीटी गुड गोल्फर्स जो सारे आए हैं। तो वो सब जितने भी थे, तो बाकी कैटेगरीज के साथ मिला के इसमें सीनियर एमेचर्स भी होते हैं, लेडीज़ खेलती हैं, जूनियर्स खेलती हैं, जूनियर्स खेलते हैं। तो वी हैड लॉट ऑफ नंबर्स, दे टच्ड अराउंड 300। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कमांडर साहब इज बीइंग वेरी वेरी मॉडेस्ट। अगर आप इतने लिमिट करके भी 300 तक जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी हैड अ ग्रेट टर्नआउट फॉर द टूर्नामेंट। और ऑब्वियसली मेरी कमांडर माजिद सती से पहले भी बात हो रही थी, तो सर ने मुझे यही बताया था कि ओवरऑल इसको लिमिट करने के बावजूद इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन रही है। और वो मैं वही कहता हूँ कि विद ईच पासिंग ईयर 2007 से ऑनवर्ड्स इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री भी रहती है कि हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो कमांडर साहब, आई मस्ट आस्क यू एट दिस मोमेंट कि सर ओवरऑल प्रिपरेशंस जो थी टूर्नामेंट के लिए, जिस तरह आपने बताया, ख़ास तौर पर कोर्स को तैयार करना, हम बिल्कुल वेर क्लोज टू विंटर्स नाउ, वो चेंज ओवर भी होने लगा है, तो वो कैसा रहा? ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड क्लब सेक्रेटरी के लिए तो जगराते हुए होंगे, लेकिन ओवरऑल कैसा आपकी टीम ने कैसा रिस्पॉन्ड किया इस पूरे टास्क को? आई थिंक इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं तो उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि कोर्स की क्या कंडीशन है, प्रिपरेशंस कैसी हैं, और एक चीज़ जो अट्रैक्ट करती है कि इसमें प्राइजेज़ एंड पूरा जो एक गोल्फ का जो अट्रैक्शन है वो कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ्लैगशिप मैच है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली हम कोई काफ़ी दिन पहले से ही तैयारी इसकी शुरू कर देते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो एक क्वार्टर लग जाता है, एटलीस्ट 3 मंथ्स। और आपने राइटली कहा कि विंटर्स आ रहे होते हैं, तो उसके पहले जब फेयरवेज एंड ग्रीन्स आर रियली ग्रीन्स, क्योंकि इस्लामाबाद में तो 0 डिग्री पे चला जाता है, तो ग्रीन्स आर नो मोर ग्रीन्स, तो वो उससे पहले बेस्ट पॉसिबल वेदर को देखना पड़ता है।
और फिर एक फेडरेशन का कैलेंडर है, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है और जब देखना पड़ता है कि मैक्सिमम गोल्फर्स कब आपके पास आ सकेंगे। तो ये प्रिपरेशन उसी हिसाब से तैयार की जाती हैं गोल्फ कोर्स को और फिर जाके बेस्ट गोल्फर्स आपके पास आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा सर, आपसे जब मेरी पहले भी बात हुई तो यू वो काइंड इनफ कि आपने हमें बताया कि ये कुछ इतना पुराना नहीं है गोल्फ कोर्स जब आप इसकी बात करते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज़ हैं, बड़े हिस्टोरिक कोर्सेज़ भी मौजूद हैं जिनके पास एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। जिस तारीख की हम बात करते हैं गोल्फ़ की, तो उस सारी हिस्ट्री को देखते हुए जब एक इस गोल्फ कोर्स की इंसेप्शन हुई या जो इसके डायनामिक्स हैं वो किस तरीके से मुख्तलिफ हैं और फिर गोल्फर्स जो हैं उन्होंने किस तरह के चैलेंजेस देखे हैं इस गोल्फ कोर्स के ऊपर? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और बिल्कुल यहाँ पे हिस्टोरिक गोल्फ कोर्सेज हैं, नॉट इन इस्लामाबाद भी बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान एटलीस्ट आई नो 3 गोल्फ कोर्सेज ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं और वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के हैं। इसके अलावा जो नए कोर्सेज आए हैं पाकिस्तान में, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। मैं जहाँ अपने गोल्फ कोर्स की बात करूँ, ये बिल्कुल मारगला हिल्स जो हैं उसकी फुट पे है और यहाँ की टेरेन ज़रा ना मुश्किल है। कई जगह पे बहुत एंडुलेशंस हैं, कई जगह पे बहुत ज़्यादा नाले हैं, पानी बारिश का बहुत आता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसमें पाकिस्तान नेवी ने ये सेल्फ हेल्प बेसिस पे ये इस पे स्टार्ट किया था इसको, आज से अबाउट कोई 10-12 साल पहले। और उसके बाद इस पर बड़ी मेहनत हुई। पहले लोकली ख़ुद ही स्टाफ ने मेहनत करके एक इसका लेआउट प्रिपेयर किया और इसमें बड़ी आई थिंक दिन रात लगे हैं, बड़ी मेहनत है लोगों की जो हमेशा हम एक्नॉलेज करते हैं। और फिर जाके स्लोली ये एक ऐसे लेवल पे आए जहाँ पे पिछले 2-3 साल में फिर इसको हमने प्रॉपर प्रिपेयर किया मैचेस के लिए। और अब यहाँ पे एमेचर्स मैचेस के अलावा जो प्रोफेशनल मैचेस होते हैं, पिछले 2 साल से हम प्रोफेशनल गोल्फर्स के ट्रायल्स यहाँ पे करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो क्लब मैचेस होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं और जो नंबर ऑफ़ गोल्फर्स रेगुलर जो खेलते हैं वो बहुत नंबर्स में आप हमारे पास आते हैं। फिर इस्लामाबाद आपको पता है इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी और मरगला के फुट हिल्स पे इतना खूबसूरत गोल्फ कोर्स हो जिसकी सीनिक ब्यूटी शायद ही कहीं आपको और नज़र है, एटलीस्ट इन पाकिस्तान तो शायद नहीं नज़र आएगी। तो बहुत सारी अट्रैक्शन है गोल्फर्स के लिए यहाँ पे। सर ये टूर्नामेंट मेरे ख्याल से इसकी अपनी एक तारीख तो ज़रूर है, लेकिन कंपैरेटिव गोल्फ को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। तो आम दिनों में आप गोल्फ चल रही है, डिफरेंट क्लब्स में चल रही है, डिफरेंट कोर्सेज में, जैसे आपने मेंशन किया गोल्फ का सीज़न चल रहा है। लेकिन ना सिर्फ ये टूर्नामेंट, बिकॉज आप खुद भी गोल्फ से मुंसलिक हैं, कितना ज़रूरी है कि साइड बाय साइड ऐसे टूर्नामेंट्स चलते रहें जहाँ पर कंपैरेटिव गोल्फ आबाद रहे। क्योंकि कल भी जैसे ज़फ़र साहब से भी बात हो रही थी, आज भी यकीनी तौर पर अभी होगी, कि यही बात की जा रही थी कि अब ये रिटायरमेंट स्पोर्ट रही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ख़ास तौर पर नौजवान जितने हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फिर कितना ज़रूरी है कि टूर्नामेंट्स का कैलेंडर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ की जाए? जी बिल्कुल, ये अगेन बड़ा वैलिड और बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है किसी भी गेम के लिए और गोल्फ में भी ऐसे ही है। एक कैलेंडर फॉलो होता है प्रॉपर और पहले क्लब से पूछा जाता है, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन पूछती है कि वो कौन कौन से टूर्नामेंट्स कराना चाहते हैं। फिर उन टूर्नामेंट्स की एक स्टैंडिंग है, उसके हिसाब से पूरे साल का कैलेंडर बनता है। पहले ज़माने में थोड़े मैचेस कम होते थे, अब तो डेट्स डुप्लिकेट करती हैं। जैसे हमारा मैच यहाँ पे एमएचएस का हो रहा था, देयर वाज अ मैच इन लाहौर आल्सो, साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। तो यानी कि कैलेंडर तो डेफिनेटली बड़ा है, मैचेस ज़्यादा हुए हैं और हर मैचेस अगर प्रोफेशनल्स के नाम भी हों, लेकिन हर प्रोफेशनल के मैच में एमेचर्स कैटेगरी को हमेशा प्रमोट किया जाता है और खिलाया जाता है। हर किस्म के एमेचर्स 2 दिन खेलें, 3 दिन खेलें, 1 दिन खेलें, लेकिन खिलाते ज़रूर हैं। तो एमेचर गोल्फर्स के लिए, वेदर बी लेडीज़, वेदर बी जेंट्स, फेडरेशंस, एसोसिएशंस और जिनके पास गोल्फ कोर्सेज हैं, ख़ास करके सर्विसेज, वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि बिल्कुल यंग बच्चे जो टीनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है और उनको वो कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया के साथ, देखते हैं गोल्फ में क्या हो रहा है और उस हिसाब से खेलते हैं। बट यहाँ पे मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि उन बच्चों के पेरेंट्स का या उनके गार्डियंस का, उनका बहुत बड़ा हाथ है।
क्योंकि वो बड़ा उनको पढ़ाई और गेम के बीच में एक बैलेंस बरकरार करके उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो यहाँ पे आते हैं और अपनी गेम्स करते हैं। हमें गोल्फ का पता है कि हम पेरेंट्स साथ बड़े थ्रू हैं और हमारी बड़ी नज़र होती है पोटेंशियल गोल्फर्स पे, और हम भी पेरेंट्स के साथ मिलके कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे गोल्फर्स प्रोड्यूस। आई थिंक बड़ी खुशाइन बात है कि अगर वो टेक्नोलॉजी गिज्मो से निकल कर बाहर कोर्स पर आ रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी, आप क्लोज टू नेचर ले आए। लेकिन कमांडर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब आपने टीनेजर्स की बात की, एक्सपीरियंस तो है उनके पास, लेकिन एट हार्ट आई थिंक ही स्टिल अ टीनेजर। तो विनर ऑफ दिस 17th CNS गोल्फ कप जनाब अहमद जफर हयात साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है, आपने बहुत ही शानदार मुकाबला किया और हमें ये भी बताया गया था, पहले भी गुफ्तगू हुई कि आपके स्टूडेंट के साथ ही ऑलमोस्ट आप नेक टू नेक आ गए और वो बड़ा ज़बरदस्त एक मुकाबला चलता रहा। तो टूर्नामेंट आपके लिए कैसा रहा और ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे पार्टिसिपेशन के बारे में? जी अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अहमद साहब से हम वापस राब्ता जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। मेरे ख्याल से शायद कॉल लाइन ड्रॉप हो गई है। बट सर ओवरऑल आप भी, क्योंकि जाहिर बात है आप ऑन ग्राउंड थे, तो ये कंपटीशन के बारे में ज़रा बताइएगा कि बड़ा नेक एंड नेक चलता रहा और बड़ा एक मेरे ख्याल से नया ओमन हमने देखा गोल्फ के कोर्स के ऊपर। जी बिल्कुल, ये 54 होल्स का 3 दिन का मैच होता है और एमेचर्स जब भी खेलते हैं उनका लेवल ऑफ गेम अच्छा होता है, लेकिन ये होता है कि जो स्कोर्स इस दफ़ा आए यानी कि अंडर खेले अपने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से, तो उसका मतलब कि गोल्फ का लेवल बहुत अच्छा हुआ। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्गला ग्रीन्स गोल्फ क्लब के जो टेरेन की वजह से मुश्किल है, हर कोई इतने आराम से यहाँ खेल नहीं सकता। इसके जो ग्रीन्स आखिर में पट करते हैं जो रियली मैटर्स, तो वो भी काफ़ी मुश्किल है। तो जब ये मैच शुरू हुआ और इसमें बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेज आई, लेकिन ख़ास करके जैसे आपने इस साल के चैम्पियन अहमद जफ़र हयात की बात की और साथ उनके एक स्टूडेंट थे इर्तज़ा, और तीसरे एक और चैम्पियन है हमारे इनाम, ही प्लेज वेरी गुड, तो वो भी मौजूद थे। तो इनके बीच में जो लीडर फ्लाइट का जो कंपटीशन था वो देखने वाला था। बहुत गोल्फर्स ने वो देखा और बिल्कुल नेक टू नेक चला और उसमें कोई गलती गुंजाइश थी नहीं। और आई थिंक बड़े लोगों ने देखा कि वहाँ पे लोगों को एग्रेशन नज़र आया, वहाँ पे लोगों को एक एक्सपीरियंस नज़र आया, वहाँ पे आपने यंग जो था उसको अपने थोड़ा इमोशनल होते हुए देखा, वहाँ पे जो चैम्पियन अहमद जफ़र थे उनको अपने बड़ा काम कूल होते हुए देखा। एट द सेम टाइम तीसरी जो इनाम थे जो हमारी CNS एमेचर लाहौर जीते थे, उनको स्ट्रगल करते हुए देखा। तो इट वाज अ कलेक्शन ऑफ टॉप गोल्फ। और मेरे ख़ास में एक चीज़ जो हमेशा नज़र आई उसमें इस दफ़ा, वो थी स्पिरिट ऑफ द गेम। स्पिरिट ऑफ द गेम ये थी कि दे वर फाइटिंग फॉर द ट्रॉफ़ी, येट बहुत अच्छा माहौल और एक दूसरे को बड़ा इनक्रेज कर रहे थे। ख़ास करके जैसे आपने जिक्र किया कि इर्तज़ा जो हमारा लास्ट टाइम का डिफेंडिंग चैम्पियन था, उसके मेंटोर अहमद जफ़र हयात और उसके उस्ताद उसके साथ खेल रहे थे, तो वो जो कॉम्बिनेशन चल रहा था बिटवीन देम, तो दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक वो हाईलाइट ऑफ द टूर्नामेंट सर बन गया होगा। ये बड़ी एक शानदार मेमोरी रहती है। और अहमद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, तो सर अस्सलाम वालेकुम, पहले बताइएगा कि आपका टूर्नामेंट कैसा रहा, आपको बहुत मुबारकबाद हो। टूर्नामेंट की ओवरऑल पार्टिसिपेशन कैसी रही? नहीं, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। दूसरी बात, टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है पार्टिसिपेंट साहब को कि उन्होंने कोर्स को बड़ा अच्छा लेआउट किया, प्लान किया, और इसमें पार्टिसिपेशन तो आपको पता है ये पाकिस्तान का वन ऑफ द टॉप टूर्नामेंट्स में कंसिडर होता है और बहुत सारे लोग जो है इसको खेलना चाहते हैं। उस हिसाब से तो बहुत अच्छा था। जहाँ तक मेरे टूर्नामेंट का जिक्र है तो मुझे तो बड़ा मजा आया, क्योंकि इस उम्र में कम ही जीत मिलती है, जो जीत मिले उसको खुशी से ले लेते हैं। बट ओवरऑल जो है बड़ा अच्छा कंपटीशन था, बड़ा सख्त कंपटीशन था। ये नहीं कि मेरे और इर्तज़ा के दरमियान ही था, बाकी भी लोग थे वो भी खेलने आए थे। बट जैसे है जूनियर और जो सीनियर्स के बीच में जो एज ग्रुप है उसमें यही होता है कि आप लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े से इमेच्योर होते हैं, इनको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है, इनको थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो ये एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, स्पेशली मेरा और इर्तज़ा का, क्योंकि आई नो कि इसके अंदर टैलेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया और बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है, लाहौर में है, कराची में है, मुल्तान में है।
तो इन सब को जो है ना जब हम देखते हैं तो फिर कुछ सिखाने को, जो हमने सीखा वो इनको सिखाने की कोशिश करते हैं। बट ओवरऑल हमारा दोनों का बहुत हेल्दी कंपटीशन रहा है, बहुत कम्पिटिटिव था। इट वाज जस्ट मैटर ऑफ एक स्ट्रोक इधर या एक स्ट्रोक उधर, और आखिरी होल पे उसने ईगल किया जो कि बहुत ही कमाल की चीज थी कि आखिरी होल पे ईगल करना। तो मेरे पास थोड़ा सा मार्जिन था स्ट्रोकों का, तो उस पे मैं जीत गया। अदरवाइज अगर मेरे पास वो 3-4 स्ट्रोकों का मार्जिन ना होता तो शायद हम एक्स्ट्रा होल पे जाना पड़ता हमें। सर आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की कि गोल्फ स्किल्स तो उनको सिखाने ही हैं, लेकिन साथ साथ जिस तरह कमांडर माजिद सती साहब ने भी हमें बताया कि जो बेसिक डिफरेंस आता है वो जहाँ पर आप काम एंड कलेक्टेड है वहाँ पर यूथ जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है गेम के अंदर। तो गोल्फ एक बड़ी आई थिंक मेंटली टफ गेम है, तो ये आप कैसे एडवाइस करेंगे जितने भी हमारे यंग गोल्फर्स हैं, एस्पायरिंग गोल्फर्स हैं, कि वो इस पेशेंस को कैसे यूज़ करें गेम के अंदर? आई थिंक जो 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 जूनियर्स का जो मेन इशू है, इन बच्चों को जो है ना गुस्सा बड़ी जल्दी आया था। ये गुस्सा का कंट्रोल करना जो है ये थोड़ा आपको उम्र के साथ साथ सीखना पड़ता है, ये एकदम आपको नहीं आता। जो इसके ओवरकम कर लेता है वो बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। दुनिया में आप देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एशिया में जितना जूनियर टूर्नामेंट्स लोग खेलते हैं, आप वहाँ पे देखें तो वो बड़े कूल एंड काम एंड कलेक्टिव बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको प्रोसेस में लाया जाता है कि जी आपने कम्पिटिटिव गोल्फ खेलनी है। जितनी आप कम्पिटिटिव गोल्फ खेलेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस आएगा और उस हिसाब से आप अपने आप को डील करते हैं मेंटली और फिजिकली। तो मेरा ख्याल है कि ये जितने जूनियर्स हैं उनको सीखना चाहिए कि जितना आप खेल सकते हैं वो खेलें। ऑफ कोर्स स्कूल भी जाना होता है, यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, तो ये जो बीच में जो पेरेंट्स का जो ये एक जो क्या कहते हैं इंटरवल जो बीच में दोनों का है मैदान, उसमें जो ये इनको सिखाना है वो यही है कि आप जरा खेलें, काम एंड कलेक्टिव होके खेलें, ताकि आपको बेहतरी अंडरस्टैंड, जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को आप दोबारा रिपीट ना करें। तो इसी तरह आपको आप सीखते हैं। ये ऑल ऑफ सडन आपको नहीं सिखाई जाती, ये सीखते हैं आप ओवर द टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद जफर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो हम सब की तरफ से। तो ये थे अहमद जफर हयात साहब, जिन्होंने इस CNS 17वीं CNS गोल्फ कप को जो है अपने नाम किया। कमांडर माजिद साहब, आपसे जाने से पहले मैं आखिरी सवाल ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान में गोल्फ का बड़ा अच्छा टैलेंट मौजूद है, इस तरह के टूर्नामेंट्स भी हैं, स्ट्रक्चर भी है। मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, किस तरीके से हम आगे और बेहतर कर सकते हैं अपनी गोल्फ को? एक तो मैं आपको गुड न्यूज़ ये दूं कि हिकमत अमली बहुत अच्छी है, और इंटरेस्ट जैसे मैंने पहले बताया आपको कि काफ़ी ज़्यादा है गोल्फर्स में। इसको मेरे हिसाब से गोल्फ कोर्सेज़ को क्वालिटी गोल्फ कोर्सेज़ बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ गोल्फ कोर्सेज़ अच्छे खासे हैं, अगर ज़्यादा नहीं है तो, बट जो हैं उनको क्वालिटी बनाने की ज़रूरत है। जैसे हमने अपने कोर्स पे बड़ी मेहनत की और उसको उस लेवल पे लेके आए हैं कि जहाँ बहुत सारे गोल्फर्स आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोफेशनल गोल्फर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे अहमद जफ़र हयात खुद एक चैम्पियन गोल्फर हैं, एक बहुत अच्छे मेंटोर और कोच भी हैं। तो इसी हिसाब से हमें क्वालिटी कोच और मेंटोर्स की भी ज़रूरत होती है जो बच्चों को ग्रूम करते हैं। एक जिक्र जो हमने किया कि बच्चे थोड़ा इमोशनल होते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, जज्बाती करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उनका जज्बात को इस एज में रहना चाहिए, उनकी इस एग्रेशन को रहना चाहिए, और अपने वक्त के साथ आके फिर वो एग्रेशन ना कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है, तब वो चैंपियन बनते हैं। गोल्फ की चैंपियनशिप्स कभी भी डिफेंसिव होकर नहीं जीती जाती। गोल्फ की चैंपियनशिप्स मैचेस जीते जाते हैं एग्रेशन से, जीते जाते हैं ब्रेवरी से, लेकिन वक्त के साथ साथ। तो अगर उसका पोटेंशियल हम को चैनलाइज कर दें, अच्छा कर दें थ्रू गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कोचेस, बेटर प्लेयर्स, बेटर फील्ड, तो मतलब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर दूसरा ये करते हैं कि जो कि पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन करती है, सर्विसेज में हम करते हैं कि बहुत सारे टैलेंट को हम कोचिंग दिलाते हैं इंटरनेशनल, और बहुत सारे ऐसे मैचेस में मौका देते हैं इंटरनेशनली कि पार्टिसिपेट करें, तो जिससे वो काफ़ी सीख के आते हैं, और जैसे फिर उनका अगर टाइम आता है तो दे परफॉर्म वेरी वेल। एंड दिस इज़ हाउ वन शुड हेल्प देम आउट, जिसमें फ्यूचर में गोल्फ बहुत अच्छी होगी। सर्टनली सर, एक बार फिर आपको हम सब की तरफ से बहुत मुबारकबाद हो। टूर्नामेंट कमेटी का भी आप हिस्सा रहे, और
ख़ास तौर पर आपकी जितनी भी टीम है एट MGGC उसको बहुत मुबारकबाद हो। एंड सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जनाब कमांडर माजिद सती जो कि क्लब सेक्रेटरी हैं मागला ग्रीन्स गोल्फ क्लब के। और अगर आप वहाँ जा सकते हैं मेरे ख्याल से ज़रूर जाकर देखिएगा कि क्या शानदार फैसिलिटी है। और एक बार मेरे ख्याल से गोल्फ के जब भी आप टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो ये एक बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, एक बड़ा हिस्टोरिक टूर्नामेंट बनता जा रहा है और अपने 17वें एडिशन में था। तो आई एम श्योर कि जब हम नेक्स्ट 18th एडिशन में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा हमें पार्टिसिपेशन नंबर्स मिलेंगे और एक और ज़बरदस्त कंपेटिटिव टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी क्या सिम दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्म। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। मुसद्दका मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आईनी हक। खबर क्या है और तज्जिया किसे कहते हैं? खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी। कौन बताता है और कौन बनता है खबर? पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहे। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ।
मोदी सरकार के फिस्ताई हथकंडे नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के दावों की नफी करते हैं। भारत में मीडिया कदगनों की जद में है और सहाफियों को धमकियों का सामना है। भारतीय हुकूमत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों जैसा सलूक कर रही है। मोदी और इसके हवारी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो मोदी हुकूमत के फिस्ताई हथकंडों का नोटिस ले। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। क्रिकेट पर बाकायदा तौर पर गुफ्तगू करनी है, बट उससे पहले मैं एक खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ एमेचर स्नूकर चैंपियन एक बार फिर से बन चुके हैं। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मरतबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में उन्होंने ईरान के अली को 5-3 से शिकस्त दी और मोहम्मद आसिफ इससे कबल 2012 और 19 में भी ये टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। तो आसिफ को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ऑब्वियसली इस एमेचर स्नूकर चैंपियनशिप जिसके वो चैंपियन बने हैं और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में स्नूकर की। हम हमेशा बात करते रहते हैं, पजीराई भी इनको मिलती रहती है। तो एक बार हमारी तरफ से आसिफ को बहुत मुबारकबाद हो। तो क्रिकेट पर बाकायदा तौर पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे एक्सपर्ट जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब? अल्लाह कैसा है? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, एक अपना भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं जनाब अरसलान खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं जनाब आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो आगाज़ हमने बिल्कुल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बारे में करना ज़रूर है क्योंकि खबरें क्या आ रही हैं ये बड़ा ज़रूरी है और ख़बर के लिए हमें हमेशा शाहजी के पास जाना पड़ता है क्योंकि वो सुबह सवेरे ही एक खबर लगा देते हैं और उसके बाद जो है फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान के मीडिया में सर्कुलेट करना शुरू कर देती हैं। तो शाहजी आज की क्या खबर है आपके पास, खास तौर पर ये एडिलेड ओवल को लेकर? बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि अब एडिलेड ओवल में क्या होने जा रहा है। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है और वो ये कि ऑस्ट्रेलिया सेकंड वनडे इंटरनेशनल के आगे नहीं देख रहा। वो यहीं से रैप अप करना चाह रहे हैं सीरीज, क्योंकि उन्होंने टोटली चेंज कर दी अपनी टीम फॉर द थर्ड वनडे एट पर्थ और कप्तान अपना चेंज कर दिया और सारे जो अपने टॉप के प्लेयर है स्टार्क, कमिंस, स्मिथ, इन सबको पुल आउट कर दिया थर्ड वनडे से। तो इसका मतलब है कि परसों वो रेप अप करने जा रहे हैं, वो जीतने जा रहे हैं। कोशिश उनकी ये होगी कि यहीं ताकि सीरीज तो जीत जाएं और बाकी यंगस्टर को फिर मौका दें आगे वो T20 सीरीज भी खेले और आखिरी वनडे भी खेले। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का अगर वो परफॉर्मेंस जिस तरह उन्होंने हमने मेलबर्न में देखी उसी तरह की परफॉर्मेंस आती है और उसी तरह की फाइट बैक करते हैं, उससे बेहतर बैटिंग करते हैं और जो उनकी वीकनेसेस थी, जो लूप होल्स थे, उनको प्लग इन करते हैं और उनको उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करके अच्छी बेहतरी के लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए, इसलिए जीतना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान मैच जीतता है तो फिर बड़े रोशन इम्कानात हो जाएंगे कि पाकिस्तान सीरीज जीते। एडिलेड ओवल आपको पता है ट्रेडिशनली एडिलेड ओवल की जो पिच है ना वो बैटिंग पैराडाइज है, तकरीबन बैटिंग पैराडाइज होती है, खासकर लिमिटेड ओवर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इवन टेस्ट क्रिकेट में भी लंबे स्कोर वहाँ पे बनते हैं, लेकिन अच्छी बैटिंग ट्रैक होगा, ज़्यादा चांसेस है कि बड़ा स्कोर हो। अब वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन किस तरह क्लिक करती है और किस तरह वो जो नहीं अच्छी खेल सकी फर्स्ट वनडे में उसको किस तरह टर्न अराउंड करते हैं, वो देखने वाली बात है। और होपफुली क्योंकि मेहनत कर रही है टीम, अच्छा मतलब है कि एफर्ट कर रही है और एक यूनिटी नज़र आई है, तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बेहतर कारकर्दगी होगी इस सेकंड वनडे में। बिल्कुल। अरसलान, आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक हम विजुअल मीडियम से भी देखते हैं तो कुछ विजुअल चीज़ें बड़ी बेहतरीन लगी। एक फ़ाइट नज़र आई टीम में, कमराडरी नज़र आया कि इकट्ठे होकर खेल रहे हैं। ऑल दो बड़ा करीब पहुँचे, रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं था और हमेशा फिर हम कहते हैं कि शायद इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा, लेकिन एक बार
कुछ मुख्तलिफ तो नजर आया। बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट एक शेल में थी, उस शेल से तो मेरे ख्याल से जरा बाहर निकले। अच्छी चीज ये हुई ना, देखें मैं बहुत अरसे से कह रहा था यार थोड़ा सा स्कोर करते थे हम और ऑस्ट्रेलिया को परेशानी डालते थे, ये था हमारा बॉलिंग एरा। तो इस बार भी यही हुआ, थोड़ा सा स्कोर किया, आपकी बॉलिंग ने उनको बहुत परेशानी डाली, नो डाउट बहुत परेशानी डाली। वाइड्स आप दे दी, खैर है वो होता है, ठीक है, आप पेस बैटरी है, वाइड भी देगी, कंट्रोल नहीं होता है। हारिस ने अच्छी बॉलिंग की, कहीं पर लूज कर गए, बॉल जाने के। हसनैन थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ हसनैन के बारे में, हसनैन बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हसनैन ऐसा मुझे कभी पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, ऐसे लगता है जैसे स्पेलिंग बदल के समी आ गया है। तो मोहम्मद समी की सेम परफॉर्मेंसेस थी, एक्सट्रीम उनकी पेस थी, सारा कुछ था, विकेट भी ले लेते थे, पर वो अपनी बॉल की लाइन लेंथ कंट्रोल नहीं कर पाते, इम्पैक्ट नहीं था वो। हसनैन का भी ये प्रॉब्लम है, डरा नहीं पा रहा है, बैट्समैन को उसको मौका दे देते हैं। हम 8 आउट कर चुके थे, वहाँ थोड़ा सा हसनैन को मौका मिला, जब बाहर गया ना नसीम शाह, वो ओवर नसीम शाह का बड़ा अच्छा हो सकता था, वो बाहर गया, उसको क्रैम्प हुआ, बाहर गया, वो मौका था कि वो जो 5 बॉलें थी, हसनैन अगर यॉर्क और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर लेता तो शायद वो 2 में से 1 विकेट तो हम उस वक्त निकाल देते। बहरहाल एक रिजल्ट ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी समझ आ गई, पर एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप सारों ने तो ज़ाहिर मैच देखा है, ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस कुछ और कर रहा था, जो विकेट्स लॉस किए उन्होंने 20 ओवरों में उतना स्कोर करने की कोशिश की जितना आपने पूरे मैच में किया। वो शायद अपना स्कोर टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी टीम 50 ओवरों में 400 350 इस रन तक जाए, वो इसलिए बहुत तेज खेलने की कोशिश की, विकेट लॉस 17 ओवर्स पहले मैच जी, वो विकेट लॉस हुई, वो नजर आ गया कि उन्होंने जिस तरह खेला। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि जिस दिन वो टिक के खेलेंगे तो बड़े आराम से आपको मुश्किल डाल सकते हैं। स्पिनर मेरा ख्याल है एक चेंज होने जाएगा, स्पिनर एक आएगा, क्योंकि वहां से भी जैम्पा ने बाबर आजम को एक बार फिर पकड़ लिया था तो बड़ी मुश्किल पड़ गई सेटल बाबर आजम को। तो ये चीजें, और डॉट हमें कम करने होंगे, बहुत डॉट्स खेले हमने टिका कर, रिजवान की बात करूं, टिका कर डॉट्स खेले आपने, आप 20-20 ओवर डॉट खेल जाते हैं ना, ये बड़ी एक टेंशन। हाँ, वो फिर फर्क बहुत आ जाता है जब आप सिंगल डबल करें ना यार, आप रोटेट तो करें, कोई टेस्ट थोड़ी है, आप अपनी रोटेशन करेंगे, डॉट कम करेंगे तो आप बेहतर स्कोर करें। मुझे अभी भी याद है कि क्लब क्रिकेट हमने खेलना शुरू की तो जब मौका मिलना शुरू हुआ काफ़ी अर्से बाद क्लब क्रिकेट के अंदर, तो होता ही था कि जिस दिन अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं तो जो भी हमारे क्लब के ओहदेदार थे वो स्कोर बुक के अंदर हमारे डॉट्स गिनते थे और फिर टोटल डॉट्स हमें बताते थे कि अच्छा इतने रन अगर आप इसकी जगह कर लेते तो आपके रन भी इतने बेहतर होते, टीम के भी होते। तो मॉडर्न डे क्रिकेट का ये एक छोटा सा एलिमेंट ज़रूर है। बट अवैस जो शाहजी ने समेटने वाली बात की है कि तीसरे वनडे से पहले ही जो है वो क्योंकि वो टेस्ट करने जा रहे हैं अपनी साइड को, तीसरे वनडे में वो चेंजेस कर रही है ऑस्ट्रेलिया, तो हम क्या समझ के फिर एडिलेड ओवल में उतरे, हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। ख़ास तौर पर उन्होंने बॉलिंग की भी बात की, आपका कंसर्न स्पाइक्स के साथ भी था, कुछ इंजरीज का भी पाकिस्तान शिकार ज़रूर रहा है। खबर भी है बिल्कुल कि शायद अरफात मिनहाज जो है वो डेब्यू कर जाएंगे दूसरे वनडे इंटरनेशनल। सबसे पहले टॉस बड़ा मैटर करेगा एडिलेड पे। अगर बात करें, आपको ड्रॉप इन विकेट है, वो आजकल सॉकर के लिए भी यूज़ हो रही है, फुटबॉल के लिए, कॉन्सर्ट्स के लिए भी यूज़ हो रही है। वहाँ पर ड्रॉप इन विकेट की जब बात करें, एडिलेड ओवल बैटिंग ट्रैक जरूर कहा जाता है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पिनर ने ज़्यादा डोमिनेट किया। नेथन लायन की कुछ 63 विकेट्स हैं वहाँ पर, बेशक वो डिफरेंट फॉर्मेट क्यों नहीं था, लेकिन स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं उस विकेट के ऊपर। मैं खुद चाहता था कि आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था। उस दिन मैंने कहा ना कि आपकी कप्तानी की बात करें, 80 मार्क्स आपको कप्तानी में मिलते हैं। मुझे पता है आपके पास जेन्युइन स्पिनर था नहीं, लेकिन जब 80 रन की पार्टनरशिप लगी थी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता है, तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि एक ओवर आप शायद साइम अयूब को बुला लेते, चलें अगर वो नहीं तो एटलीस्ट आपके पास आगा सलमान था कि आप उससे एक ओवर करवाते ब्रेक थ्रू लेने के लिए। स्पिनर कहीं ना कहीं डोमिनेट आपको कर जाता है। एडम जाम्पा ने जिस तरीके से बॉलिंग करवाई है, टॉस इसलिए मेरे लिए मैटर करेगा। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, T20 की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान आर नोन फॉर बैट चेजिंग, और आपको नजर भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेसिफिकली मैं बैट चेजिंग की बात करूँ, कोई वंस इन अ ब्लू मून आपको नजर आ जाए कि आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो एक प्लेस आपको बन जाती है। पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करे, आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है, जो हमारा एक मसला है, अगर आप इनिशियल अगर आप पावर प्ले उठा के देखें, उस दिन भी तो हम लोग 3-4 रन पर ओवर चले, हमने डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेली हैं। रोटेशनल पॉलिसी तो हमारी बिल्कुल ही खत्म होगी। तो मॉक कर रहे थे मैं ये कह के कि मुल्तान नहीं है, ये हमें तो बात ठीक कर रहे थे ना, क्योंकि देखिए मुल्तान इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपको वहां पर कम से कम जब कवर ड्राइव भी आपने मारा, बेशक आपका बैट अभी भी बॉडी से तो आप कवर ड्राइव निकाल लेते हो, वहां पर आपको वेट करना पड़ता है। बाबर आजम का देखा ना बैट स्विंग, आप देखो कितना स्पीड पता लग रही थी कि उसने अपने बैट स्विंग को कंट्रोल किया, वह कहां से उसका बैट। लेकिन वैसे बाबर के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, हम ये मानते भी हैं, वर्ल्ड क्लास बैटर हैं। बट शाहजी ने उस दिन एक बात की थी, आपको भी लगता है फॉर पीपल लाइक कामरान गुलाम या साइम या कोई भी ऐसे
लड़के जो थे जो टीम में हाल ही में जगह बना पाए हैं, अगर कोई साइड मैच होता इससे पहले या प्लानिंग बेहतर होती तो शायद ज़्यादा बेहतर एक्लामेटाइज हो जाते। देखिए ये चीज़ तो ऑब्वियस सब बात करें, क्योंकि बहुत देर से पहले आप चले जाओ तो अहमद भी हमारा एक रवाज था, हम 20-25 दिन के लिए जाते थे खेलने के लिए, पहले 15 दिन पहले चले जाएं। आपके पास एक तस्मीनिया के खिलाफ कर लो, किसी के खिलाफ आपका साइड मैच था, आप एक कॉम्बिनेशन ट्राई करते थे। आप इस कंडीशन से उठ के आप डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा विंटर की तरफ आप जा रहे हो, वहाँ पर आप डायरेक्टली डिफरेंट टेम्परेचर में आप जा रहे हो। बहुत में तो आपको पता है प्रॉपर गर्मी होगी, इसलिए मैंने कहा ना स्पाइक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करें जो फंस रहे थे वहाँ पर, क्योंकि हार्ड ग्राउंड है। साइम अयूब की बात करूँ, देखें आज भी बहुत बात हो रही थी, लोग कह रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट उसने इससे पहले एक मैच खेला, अभी ये वापस अपना जो कल उसने मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको टाइम चाहिए। टाइम स्पैन आप तब देते हो एक प्लेयर को कि जब वो एक फॉर्मेट खेल रहा हो, वो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा है। इसके पहले टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा, एक टच में था ना। आप उठा के इन दोनों की इनिंग्स देख लो, चले मैं नजदीक 3 इनिंग्स की बात करता हूँ, 8 से 9 इनिंग्स उठा के आप अब्दुल्ला शफीक इसकी देखो तो आप डबल फिगर में सिर्फ 2 से 3 दफा एंटर है, वो भी कोई 50-60 की नहीं, 21-22 की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी ये ओपनिंग डिपार्टमेंट फ्लॉप हुआ है। ओपनर्स का काम क्या होता है ज़्यादातर आपको पता है, आपस में डिस्कशन यही होती है कि यार एक साइड से मैं तुम्हें रोटेट द स्ट्राइक करूंगा, दूसरे एंड पे अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हो तो आप अपनी एग्रेसिव अप्रोच रखते हो। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने आज तक वो माइंडसेट ओपनर्स ने नहीं बनाया। मुझे बताएं कि आखिरी आपने कब जाके, अगर आप बात करें ओपन पावर प्ले की मैं बात करता हूं, आपकी टीम ने कब जाके 6 को टच किया रन्स पर ओवर? आप हार्डली टच करते हो 3-4 रन्स पर ओवर। उस पावर प्ले में उठा के देखो डॉट डिलीवरीज आपकी कितनी आपका इशारा फखर जमान की तरफ है। इशारा वहीं लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे जो अगर आप पूरे मोमेंटम की देखो ना, जो आसान तरीका है वो आपकी कमेंटेटर से पता लगता है। जिस तरीके से वसीम अकरम दूसरी इनिंग्स में वो एक होता है ना पैनिक बटन उनका ऑन था, एक्साइटमेंट थी, आपके पेसर्स ने जान मारी है, लेकिन आपको एक स्पिनर चाहिए। आज भी मैं इस चीज पे हूं, अगर आप नसीम शाह, खबरें तो ये थी कि शायद उनको रेस्ट दिया जाए, लेकिन ऑफेयर बात हो रही थी शायद उनको खिलाया जाए। अगर हसनैन को आप नहीं खिला रहे हो, यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर एक डालना पड़ेगा। अरफात मिनाज शारी फखर वाले सब्जेक्ट पे भी, क्योंकि आपने स्टोरी भी की है, तो मैं चाहूंगा इस पे भी थोड़ा सा, क्योंकि अब लग ही रहा है कि रिजवान बहुत हद तक मामला सॉल्व करने में कामयाब रहे हैं, तो वापसी मुतवक्के है कि इस टूर के बाद शायद वो टीम का हिस्सा दोबारा बन जाए। लेकिन अवैस का सवाल भी पर्टिनेंट है कि नसीम शाह हो गए या क्या चेंजेस हम अपने स्क्वाड में क्या चेंजेस करेंगे? देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने डिस्कशन शुरू की कि देखिए हमारे ओपनर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और ऑस्ट्रेलिया का खासा ये है, खासकर उनके टेक बॉलर का, कि आपको वो इन रोड्स देते हैं, मतलब अपनी टीम को वो ऊपर से 1-2 इस तरह की विकेट्स लेते हैं कि प्रेशर डाल देते हैं। अब ये ओपनर तक होता है कि भाई आप पहले 10 ओवर 15 ओवर, अब आप रन्स बेशक आप 50 बनाओ 15 ओवर में, लेकिन आपने विकेट नहीं देनी। अगर आपने स्टार्क जैसे और कमिंस जैसे प्लेयर बॉलर को आपने विकेट्स दे दी तो फिर तो पूरी आपकी मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर चला जाएगा। तो वो जरूर इनको ख्याल रखना चाहिए, और बहुत हो गया। देखें 25 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं सैम अयूब, और 14 की एवरेज से उनकी बैटिंग उनकी बनती है। तो ये तो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं होता इंटरनेशनल। और माजी में कोई मिसाल भी ऐसी नहीं जी, हम कहते हैं चलो यंगस्टर को चांस दे, यंगस्टर को चांस दे। यंगस्टर को चांस देने का मकसद ये होता है कि एक हद तक जरूर आप चांस दे, 2 सीरीज खिलाएं, 3 सीरीज खिलाएं, 4 सीरीज खिलाएं, ये एट द मोस्ट ये होता है। ये नहीं होता कि आप लगाई रखें, और खासकर पीछे फखर जमान और इमामुल्लाह और इस तरह के और भी आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उन पे आप आगे हर्डल्स क्रिएट कर दें। तो ये तो आप जरूर मानना चाहिए और जरूर देखना चाहिए कि अगर एडजस्टमेंट नहीं हो रही और अब्दुल्ला शफीक भी नहीं सही खेल रहे, तो आप अपना अल्टरनेट ले आओ और उनको आप चांसेस दो, और उनको बताओ जी कि आपने यहाँ टीम को आगे चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाना है, आगे और इंपॉर्टेंट सीरीज होनी है, तो आपने लुक आफ्टर करना है फिर ओपनिंग पेयर को। एक तो सिंपल सी बात है। दूसरा नसीम शाह की बात है, जरूर देखें ये जो एडिलेड ओवल की पिच होती है, ये तीसरे चौथे दिन जाके टर्न लेती है, लेकिन हम यहाँ वनडे खेल रहे हैं तो शायद इतनी टर्न न मिले एक ही दिन के लिए। और फिर भी जरूर होता है कि जहां आपके पास वैरायटी होती है, खासकर वनडे में, और वैरायटी में आप इस तरह 1-2 विकेट्स आप निकाल सकते हैं। जिस तरह उस दिन मैच फंस गया था, 185 फॉर 8 हो गए थे, चांसेस थे कि अगर स्टार्क पे कोई अच्छा स्पिनर होता वो स्टार्क की विकेट ले लेता। यहाँ आपके पास एक कमी रह गई थी, और वो होना चाहिए मैं कहता हूँ, क्योंकि हसनैन का जिस तरह खोकर साहब ने कहा कि हसनैन वो वाले बॉलर सामने तो नजर आते हैं कि विकेट्स लेंगे और बड़ा इनरोड्स करेंगे और बड़ा मतलब है कि पाकिस्तान को एक विनिंग पोजीशन में ले जाएंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच समी की तरह वो खेलते हैं तो वहां लगते हैं कि वो बड़े ऑर्डनरी से इम्पैक्ट मिस हो जाता है। जी ऑर्डनरी से बॉलर है। और यही बात थी मोहम्मद अकरम की, आप जो आज जल्मी के साथ हेड कोच हैं,
वो बहुत उनकी स्पीड शायद मैं समझता हूँ कि वसीम अकरम और वकार यूनुस से भी थोड़ी ज्यादा ही थी, लेकिन उनकी भी लाइन लेंथ कभी सही नहीं हुई। इम्पैक्ट नहीं था। वो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बारी बॉलिंग कराते रहते थे, और वो इस तरह बहुत कम ओकेजन आए हैं कि पर्थ में मुझे याद है उन्होंने एक दफा 5 विकेटें ली थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम होते हैं। और फखर की बात की, देखें फखर ने शायद रियलाइज किया, जो डिसिप्लिन केस था, ट्वीट था उनका, उस पर रियलाइज किया, उन्होंने थोड़ा सा कोई एक्सप्लेनेशन का जवाब दिया, तो सेटिस्फाई तकरीबन हो गया। और लगता यही है कि अब रीहैब उनका शुरू हो जाना है, और फिर साउथ अफ्रीका के टूर पे तो मस्ट है, क्योंकि फखर का आप चांस देखें कि फखर ने अराउंड मोर देन 302 रन किए थे जब वनडे सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका, और उसमें उन्होंने खेल के और पाकिस्तान को सिंगल हैंडली वो सीरीज जिताई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। बट शाहजी, अवैस और असलान, आपको बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर। एक बात तो तय है कि जो दूसरा वनडे है उसमें पाकिस्तान के पास मौका है कम बैक करने का, क्योंकि सीरीज जो है यहाँ पर या आप आगे तीसरे मैच तक ले जाएंगे या अख्ताम को पहुंचेगी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टार्ट हुआ है सीरीज का, और हम बहुत पुरुमीद हैं रिगार्डलेस के रिजल्ट्स क्या होते हैं। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।